ये नाइट्रीन कैसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कैसे बनती है नाइट्रीन, और ये अनस्टेबल है या स्टेबल है, ये नाइट्रीन में कैसी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इसमें रहते हैं। ठीक, आज की वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रीन एंड बेंजाइन। आपके दो रिएक्शन इंटरमीडिएट अभी रह जाते हैं, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, जो कंपटीशन के लेवल पर, जेईई और नीट के लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक या दो क्वेश्चंस मिनिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो हम जानते हैं नाइट्रीन क्या होती है। देखो बच्चों, नाम से समझने की कोशिश करो, उसको नाम से समझने की। ठीक है ना। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है सिलेबस में हैं, अब इन सबको कैसे याद रखोगे। मेन प्रॉब्लम ये तो आती है कि याद कैसे रखा जाए। तो याद करने की टेक्निक साथ साथ में लेते चलेंगे हम। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए आप, ताकि आपको हर एक स्टेप पर एक टेक्निक मिलेगी जो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक, तो नाइट्रीन का मतलब क्या है। नाइट्रीन, नाइट्रीन से आप दिमाग में क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि कुछ ना कुछ इसमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। अरे भाई, नाइट्रोजन की ही बनी हुई है नाइट्रीन। अब देखो, इन वर्ड देख रहे हो, इन का मतलब क्या। इन से आपको ध्यान आता होगा, एल्कीन, इट मीन्स डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि नाइट्रोजन के पास कुछ 4 इलेक्ट्रॉनों का लफड़ा है। ठीक है, नाम से ध्यान लोग करो कि यानी कि नाइट्रोजन के पास कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोल सकती हूँ, 2 लोन पेयर बोल सकती हूँ। एक लोन पेयर हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। इनका कोई लफड़ा है नाइट्रोजन के पास। भाई क्या लफड़ा है, ये भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। भाई बताओ बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। आप कहोगे मैम 7 है। ठीक है भैया, 7 है। कॉन्फ़िगरेशन में लिख दो 1s2 2s2 2p3। ठीक है भाई, ये तो पूरा फिल है, इससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। हमारा मतलब सिर्फ इन दोनों से है। किस टाइप से है ये, कुछ इस तरह से है। ठीक, इतना तो आपको आता होगा। और मैं तो ये कहती हूँ, इतना तो आपको याद रखना भी चाहिए। होना चाहिए, नहीं भाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए, इंटर में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए, है ना। ठीक, इतना आपको पता है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। ठीक है ना। अब इसके पास जो कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें मैंने कहा आपसे 2 लोन पेयर का लफड़ा है, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हुए। बचा ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस 1 इलेक्ट्रॉन से कोई एक ऐसा ही तो एटम रिएक्ट करेगा जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, या जिसको अपनी वैलेंसी पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। आई बात समझ में। तो यानी कि कोई भी ऐसा एटम जो मोनोवेलेंट हो। ठीक, मोनोवेलेंट से मतलब, मोनोवेलेंट का मतलब क्या, CH3 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों भाई, कार्बन की 4 होती हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी है, 3 तो इससे पूरी कर दी, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास का अपना है, इसे बस 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने पूरे हो जाए। तो यानी कि ये R, CH3 ग्रुप मोनोवेलेंट हो गया। केवल हाइड्रोजन की बात करूं, सिंपलेस्ट मोनोवेलेंट हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवेलेंट हो गए। यानी कि इनमें से कोई भी मोनोवेलेंट अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट इज R सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, और मैंने क्या कहा आपको याद रखने के लिए, 2 लोन पेयर का लफड़ा है, यानी कि 2 लोन पेयर ये है। बस ये है हमारी नाइट्रीन। कितनी आसान है नाइट्रीन। अब बताओ मुझे, याद रहेगी या नहीं रहेगी। बताओ कितनी आसान है नाइट्रीन। बच्चों को याद नहीं होती है, मैंने देखा है। नाइट्रीन और बेंजाइन की बात करूं, कार्बीन भूल गए मैम क्या स्ट्रक्चर थी, हम तो स्ट्रक्चर ही भूल गए। हम तो ये भी भूल गए कि उसमें कितने लोन पेयर थे, कहाँ कहाँ चिपके हुए थे, हमें तो कुछ भी याद नहीं रहा। एग्जाम में सब ऊपर का उड़ जाता है, तो उड़ाओ क्यों, याद रखो ना। इस ट्रिक से याद रखो कि नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 5 हैं। ठीक है, एक मोनोवेलेंट एटम से जुड़ गया, बचे 4।
इन 4 लोन पेयर, 4 जो इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर का लफड़ा है। अब क्या लफड़ा है ये भी देखो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन समझने के पर्पज से बच्चों, देखना समझने के पर्पज से, ये 2 लोन पेयर जो हमारे आते हैं वो किस तरह से आते हैं। अब बच्चे आप यही क्वेश्चन करते हो कि मैम हमें ये बताओ कि ये 2 लोन पेयर आए कैसे, ये मोनोवैलेंट एटम कहाँ जुड़ा होगा, क्या हुआ होगा। देखो बच्चों, ये जो है इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, और ये है एक्साइटेड स्टेट। ये बात आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी जो मैं आपके बताने जा रही हूँ, और ये लमसम आपको इस चीज़ को याद रखने में आसानी रहेगी कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है ना, ऐसा हुआ क्यों, ये नाइट्रोजन क्यों आई। देखो, जब कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, उसे एनर्जी गेन कर ली। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो क्या करती है वो, सबसे पहले एनर्जी गेन करती है। एनर्जी लो होती है, एनर्जी गेन करती है। एनर्जी गेन करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से बाहर आते हैं। अब आप ये जानते हो कि नाइट्रोजन के पास केवल 2 शेल्स होते हैं, पहला शेल और दूसरा शेल। पहले शेल में 1s2, दूसरे शेल में 2s2 2p3। भाई तीसरा शेल होगा तभी तो डी ऑर्बिटल होगा, यानी कि इसके पास p के बाद कोई और ऑर्बिटल है ही नहीं, ये आपको पता है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अब एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसने कहा एक्साइटेड स्टेट में जगह खाली करो, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चलती है, यहाँ आ गया, ठीक। और हुआ क्या, 1s1, सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन इससे आके जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक। ये तो अपना बॉन्डेड हो गया मोनोवैलेंट एटम, ये वाला जोड़ गया, क्लियर हो गई बात, आगे बात समझ में। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने कहा हम भी कपलिंग करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी हुई, आप एक कहोगे मैम ये वाली स्ट्रक्चर सही लग रही है, स्टेबल है, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल है, ठीक है भाई स्टेबल है। अब इन इलेक्ट्रॉन ने कहा नहीं भाई, वो जोड़े में रह रहा तो हम भी रहेंगे, हम भी कपल बनकर रहेंगे, कहा चलो भैया ठीक है तुम भी रह लो, क्या दिक्कत है। हुआ क्या, ये तो है ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया, ठीक। अब एक सिचुएशन ये आ गई, अब 2 सिचुएशन क्रिएट हो गई। अरे भाई एक ये है और उसने कहा नहीं भाई मुझे तो तेरे साथ ही रहना, जैसे देख उसने क्या कहा इससे, ये दोनों भी साथ साथ हैं, ये दोनों भी साथ साथ हैं, तो हम दोनों अलग क्यों हैं, चल मैं तेरे कमरे में आ जाता हूँ, दिक्कत क्या है भाई, दोनों अपने कमरे में बैठे हुए हैं ना साथ साथ, तो मैं भी तेरे कमरे में आ जाता हूँ, बातें बातें करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, कि चल ठीक है आजा भाई आजा, वो इधर आ गया, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं इसके पास, या तो इससे अलग रहे या इसके साथ रहे, है नहीं है भाई, जब लड़ाई हो जाएगी तो अलग हो जाएगा, दोस्ती होगी तो साथ में आ जाएगा, आगे बात समझ में। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं या नहीं है, अब की 2 पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए नाइट्रीन 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन और एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक। अब इसमें कौन सी सिंगलेट और ट्रिपलेट होती है भाई, देखो सिंगल सिंगल थे, कहते ना एक और एक मिलके 11 हो गए, दोनों मिलके एक हो गए, तो ये सिंगलेट हो गई, ये वाली सिंगलेट हो गई। यहाँ क्या है, बिखरे हुए हैं, दैट इज ट्रिपलेट हो गई, याद रहेगी, ठीक। अब क्या होती है नाइट्रीन और क्या हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब वो ये देखो, आपको ये ड्रॉ नहीं करना, आपको तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि आप मुझसे क्वेश्चन कर दो मैम ये बताओ नाइट्रीन 2 टाइप की ही क्यों होती है, 3 टाइप क्यों नहीं होते, जैसे कार्बन 2 टाइप थे ऐसे नाइट्रीन 2 टाइप की क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि क्यों है। आई बात समझ में। चलो अब हम लिखते हैं कि नाइट्रीन क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। चल लिख लो, इट इज न्यूट्रल। कोई चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के जो नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन थे वही अस्त व्यस्त है, वही लफड़ा कर रहे हैं, बाहर से तो कोई इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसलिए न्यूट्रल है। ठीक, रटना नहीं है इन चीज़ों को, समझना है बस। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लिया या अपना इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं दिया ना, डेट इज न्यूट्रल।
यूनिवैलेंट, मैंने यूनिवैलेंट क्यों कहा भाई? देखो क्या पढ़ा हमने, नाइट्रीन, दैट इज दिस नाइट्रीन, ठीक। यूनिवैलेंट, मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ है इससे, क्लियर। नाइट्रोजन स्पीशीज, नाइट्रोजन स्पीशीज which has 6 electrons in its valence shell। अभी हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ी थी? 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसे एक लोन पेयर की नीड है, एक लोन पेयर की नीड है। तो ये क्या हो गया? लुईस एसिड। क्या बन गया? नाइट्रीन, लुईस एसिड बन गई, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको एक बात ये बताई थी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ये 2 इसमें और ये वाला कूद के इसमें आ गया, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो है आर के साथ और ये वाला लोब आर के साथ, ये जो बॉन्डिंग हो गई आर के साथ, ठीक। ये दोनों मैं बना रही हूं, एक ऑर्बिटल हमारा ये जिसमें एक ये लोन पेयर, ठीक है, एक ऑर्बिटल हमारा ये, इसमें एक ये लोन पेयर और एक ऑर्बिटल हमारा ये, ठीक। अब होता क्या है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि मैम इसमें हम कितने ऑर्बिटल बनाएं, कितना छोड़ें, फिर वो रटते हैं, करते क्या है, 4 की जगह पेपर में 3 बनाए आते हैं, ठीक है। सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखो उसको, कैसे याद रहेगा मैं बता रही हूँ। तुमने ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखी, ठीक है। ये तो हमारा भाई चलो आर के साथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कूद के यहाँ आ गया था, ये 2 जो है लोन पेयर की, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की ऑर्बिटल नहीं, एक कमरा हमने ये बना दिया, इसका दूसरा शिफ्ट नहीं बनाया, एक बना दिया, ठीक। ये क्या है? ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल आपको पता ही डंबल शेप्ड होता है, तो उसका एक डंबल दिखा दिया हमने, ठीक है भैया, एक डंबल दिखा दिया। ये दूसरा वाला ये, इसका एक डंबल ये दिखा दिया, ऐसे ही कर दिखा दिया। और ये जो वैकेंट वाला ये हमने पूरा दिखा दिया, वैकेंट वाला हमेशा पूरा दिखाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, वैकेंट वाला हमने हमेशा पूरा दिखाना है, ठीक। ये हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना। और इसमें ये क्या हो गया? ऑर्बिटल विद लोन पेयर, पी ऑर्बिटल विद लोन पेयर, ठीक है, दोनों वो हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपकी क्या है? एक तरह से सिंगलेट कार्बन है भाई। देखो जो भी स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछी जाएगी, सॉरी कार्बन कह रही, नाइट्रीन है, जैसे आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाएगी नाइट्रीन की, तो आप क्या दोगे? बेसिकली सिंगलेट नाइट्रीन की स्ट्रक्चर दोगे, ठीक है। उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखाओगे और पी ऑर्बिटल विद लोन पेयर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लो। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अच्छा, अब भाई हमें ये भी तो पता चले ये आई कहाँ से उपज गई, ठीक है ना। तो ये तो एक नॉर्मल थी, अभी मैं इसके टाइप बताऊंगी आपको, सिंगलेट और ट्रिपलेट। पहले ये देख लो कि बनी कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका, कहाँ से आई ये, कहाँ से टपकी। देखो एक हमारे पास कंपाउंड होता है RnCO। अभी आप ऑर्गेनिक आगे पढ़ोगे तो धीरे धीरे जानते जाओगे इन कंपाउंड्स को। इसको बोलते हैं एल्काइल साइनेट, एल्काइल साइनेट, ठीक है ना। अब इस एल्काइल साइनेट में ये क्या चीज़ है भाई? इसको गर्म कर दिया, इसको उठा के गर्म कर दिया, नहीं तो धूप में रख दिया, या तो गर्म किया से या धूप में रख दिया। हुआ क्या? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? बताओ भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। 8 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, 2 तो S ले गया, 2 S ले गया, बचे कितने? 4, 2 S ले गया, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, ठीक 6। क्लियर बात? अब हुआ क्या? और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आ रही ना? आ रही है? बच्चों की तरह एक ही बात बता रही हूँ मैं। कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो हुआ क्या? हुआ ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ,
ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, और ये कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ कि ये दोनों जो लोन पेयर थे, इसका ये वाला लोन पेयर तो इसने ले लिया और इसका वाला इसने ले लिया, ठीक, ब्रेक हो गया, टूट गया आपस में। और टूटने के बाद भाई क्या बन गई हमारे पास, नाइट्रीन। क्या बन गई, ये दोनों आ गए ना बॉन्ड टूट के, एक बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये नाइट्रीन क्रिएट हो गई। और यहाँ पर ये CO अलग हो गया भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक। तो ये हमारी इस तरह से बनती है नाइट्रीन। ये भी आगे आप पढ़ोगे मैकेनिज्म तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। तो ये तो मुझे बताना था आपको कि अल्काइल आइसोसाइनेट को जब हम गर्म करते हैं या सूर्य का प्रकाश उससे फोटोलिसिस करते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस, धूप में रखना यानी कि फोटोलिसिस, इट मीन्स फोटोलिसिस। आप धूप के द्वारा उसको डिकम्पोज कर रहे हो, या हम उसको थर्मोलिसिस, हम उसे हीट दे रहे हैं तब वो टूट रहा है, डेट इज थर्मोलिसिस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ऐसे आ गई हमारी नाइट्रीन। अब टाइप क्या होते हैं भाई, टाइप देख लेते हैं। चलो आप लिखो, इसकी 2 टाइप हो गए, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट। कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ने में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं इन दोनों की। देखो मैंने क्या बताया, एक वैकेंट p ऑर्बिटल और दोनों ऑर्बिटल में एक एक लोन पेयर, ठीक है, ये तो हो गए सिंगलेट। और ट्रिपलेट में क्या हो गया भाई, ट्रिपलेट में क्या बताया था, याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो। देखो मैंने ये बताया था, ठीक, ये वाला कौन सा है, R का हो गया, और इसने अपना खुदा के यहाँ भेज दिया। ये दोनों आपस में नहीं मिले, वो उससे कमरे में आया ही नहीं ना, मैं तो अलग रहूँगा, आराम से सोऊंगा, तेरे साथ ना रही, ठीक है भैया मता। तो अब क्या करें भाई, कैसे ड्रॉ करें इसकी स्ट्रक्चर, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखो, इन तीनों को तो दिखाना है बच्चों, इन तीनों को तो दिखाना। हमने 2 भरे हुए दिखाए थे पहले, एक खाली दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, हम ठीक, यहां पे हमारे ये 2 भरे हुए हैं और यहाँ एक एक, बस ये हो गई हमारी ट्रिपलेट कार्बन। यहाँ हम कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखाएंगे, यहाँ कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखाएंगे, ये हमारी ट्रिपलेट कार्बीन हो गई। क्लियर, सॉरी कार्बीन बोल रही हूँ मैं बार बार, है क्या ये वैसे नाइट्रीन, ये हमारी ट्रिपलेट नाइट्रीन हो गई। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। अब इसमें क्या है, इसका आप लिख दो। इसमें देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने क्या बताया था, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जब हमारे सामने स्ट्रक्चर होती है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का। लगाओ भाई, बॉन्ड पेयर कितना 1 और लोन पेयर कितना है 2, 3 का मतलब क्या sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। यहाँ की बात करें, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है 1, लोन पेयर भी 1 है, इट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये तो अकेले अकेले पड़ गए ना, तो इनको थोड़ा ना लेंगे अब हम, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किस टाइप का है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इसकी, sp2 हाइब्रिडेशन से sp से लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर कैसे हैं, कपलिंग से हैं, तो यहाँ पे ये कैसा हो गई डायमैग्नेटिक। हमारी सिंगलेट कार्बन डायमैग्नेटिक, और ट्रिपलेट कैसी हो गई पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये कैसे है सिंगलेट सिंगलेट है, सिंगलेट सिंगलेट है। मैंने क्या कहा, सिंगलेट सिंगलेट है मीन्स अलग अलग है, सिंगल सिंगल है। अब इसमें ये मत कहते ना कि
बच्चे क्या गलती करते हैं, ये अलग अलग है सिंगलेट कार्बन, नहीं, यहाँ पर दो मिलके एक हो चुके हैं और एक सिंगलेट से ऐसे याद रखो, एक सिंगल, एक अकेला पी ऑर्बिटल खाली रहता है, इट मीन सिंगलेट कार्बन, और यहाँ सब में छितरा हुआ है, डेट इज ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, और क्या चीज़ हो सकती है, एक और रीज़न इसका, ये तो मैंने आपको याद करने के वे में बताया था, लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न वो ये है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, 2s + 1, नॉट 2s + 1। निकालो भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो उसकी। यहाँ पर मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है इसकी, ठीक, ये हो गया। s +½ -½ यहाँ पे +½ -½ कैंसिल कर देंगे दूसरे को, 0 आ गया, s की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, 2 × 0 0 + 1 = 1 आ गया। यहाँ पे देखो mod 2s + 1 +½ -½ यहाँ 0 हो गया, यहाँ +½ यहाँ +½ 1 आ गया, s की वैल्यू 1 आ गई, 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 3 आ गया। इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, इसलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं। साइंटिफिकली रीजन पूछा जाए, आंसर इज दिस, ये कट रहा है, शायद कट रहा है, ठीक है ठीक है, देखो 2s mod 2s + 1 2 × 1 + 1 = 3, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो साइंटिफिक रीजन यही है। साइंटिफिक रीजन क्या है भाई, साइंटिफिक रीजन यही है यार, यहाँ भी कट गया है, चलो भाई यहाँ भी मैं ऊपर लिख देती हूँ, मल्टीप्लिसिटी = mod 2s + 1, 2s की वैल्यू 0 आ गई, +1 = 1, ठीक है ना, सिंगलेट के केस में और ट्रिपलेट के केस में ये आ गया। तो साइंटिफिक रीजन ये है मल्टीप्लिसिटी का, क्लियर होगा, ठीक। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई कार्बीन। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो आप, ये नोट कर लिया इतना, ठीक है, इसको हटा रही हूँ मैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो सिंगलेट कार्बीन है और ट्रिपलेट कार्बीन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, डेट इज ट्रिपलेट कार्बीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर ज़्यादा है, 3 है ना, और यहाँ सिर्फ 1 है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब आपको देखो, आप हुड्स रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरह से करोगे, आप ऐसा तो करोगे नहीं कि इसको हटा के यहाँ पे कर दोगे, तो आप तो कहोगे कि मैम ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि हमने रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं पढ़ा है, हमने तो रूल के अकॉर्डिंग यही चीज़ पढ़ी, इसी ट्रिपलेट कार्बीन और स्टेबल हो गई, ठीक है ना। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक। और एक रीज़न और है इससे ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल होने का, यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ये, और यहाँ पर क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जस्ट लाइक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है जिससे आपस में रिपल्शन हो रहा है, कह रहे कि तू भाग यहाँ से, अब तू अपने कमरे में जा, मुझे तंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ लिख लो मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, किसी केस में, सिंगलेट के केस में, और यहाँ पर लेस है, यही चीज़ यहाँ पे लेस है ट्रिपलेट में, ठीक है। तो ये भी वजह है स्टेबिलिटी की, क्लियर हो गई बात। तो ये आपका कंप्लीट हो गया नाइट्रीन, ठीक है ना। अगर मैंने वीडियो में नाइट्रीन जगह कार्बन बोल दिया हो तो सॉरी, उसका आप नाइट्रीन ही पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेंजाइन पर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया नाइट्रीन, ठीक है। अब चलते हैं बेंजाइन पर। अब हम आ गए बेंजाइन पर, आप कहो मैम ये बेंजाइन क्या भला, चलो भाई बेंजाइन भी पढ़ते हैं, क्या है, बेंजीन तो जानते हो, हाँ हाँ मैम, बेंजीन क्यों नहीं जानते हैं, ये बेंजीन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक है, नो शक। मैंने क्या करा बेंजीन से, बेंजीन की स्ट्रक्चर मैं थोड़ी सी और खोल लेती हूँ, खोल लूँ, ठीक है, मैंने खोल लेती हूँ जरा सा। यहाँ ध्यान से देखो, ये कार्बन, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, एक बॉन्ड पे H, यहाँ पे 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड H के साथ, एक बॉन्ड H के साथ, एक बॉन्ड H के साथ, एक बॉन्ड H के साथ और एक बॉन्ड H के साथ, यही तो है बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन यही तो है। मैंने क्या करा, मैंने बेंजीन से कहा मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए तो उससे, और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रोसेस से मैंने 2 हाइड्रोजन इससे खींच लिए। जब मैंने इसके 2 हाइड्रोजन खींच लिए तो बताओ मुझे, सपोज करो यहीं से ये 2 हाइड्रोजन हट गए,
यहीं से 2 हाइड्रोजन हट गए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। जब 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। हाँ भाई मैम ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, बाकी सब हाइड्रोजन ऐसे ही रहते हैं। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बाकी सब हाइड्रोजन ऐसे ही रहते हैं, बस यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो बेंज में आइन ग्रुप जुड़ जाता है, बेंजाइन। देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्रिविएशन आइन यूज करते हैं हम, सफिक्स, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते थे, ये तो बेंजीन नाम है, इसका नाम बेंजीन क्यों है, इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, भरे पड़े हैं इसके पास। और बेंजाइन में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया भाई, स्पेशल नाम दे दिया उसे बेंजाइन। ये है बेंजाइन, और क्या है, कुछ भी ना है बेंजाइन। इजी स्ट्रक्चर बनाओ बेंजाइन की, ये बनाओ, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। अब यही नहीं आपको मैम मैं यहाँ दिखाऊँ, अरे भाई कहीं दिखाओ, आपकी इच्छा है, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखा दो उनको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स बेंजाइन, और सिर्फ एक हो। क्लियर होगी बात। इसको एक नाम और देते हैं डिहाइड्रोबेंजीन। भैया मैंने बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल ली, तो तुम बोलेंगे डिहाइड्रोबेंजीन, दैट इज बेंजाइन। आगे बात समझ में। चलो अब हम देखते हैं ये आई कहाँ से, ये टपकी कहाँ से, और ये इसका जो एक और बॉन्ड बना है इसकी नेचर कैसी है, ठीक है। चलो देखो, हाँ इसका हम फॉर्मेशन लिख लेते हैं। फॉर्मेशन कहाँ से बनी है, ब्रोमोबेंजीन हमने क्या ली, एक हमने ली ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडामाइड NaNH2, और ये सोडामाइड किस में था, लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में सोडामाइड था, उससे रिएक्शन कराई। तो क्या हुआ, ये ब्रोमीन और यहाँ जो H था ये दोनों अलग हो जाते हैं, और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। देखो बच्चों ये मैंने क्या बताया आपको, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, नॉट फाइनल प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट बीच में बनता है, दैट इज बेंजाइन। उसके बाद ये और रिएक्शन आगे करके और फर्दर प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। वो उस इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये आए कैसे। जब बेंजीन रिएक्शन करती है ब्रोमोबेंजीन सोडामाइड से लिक्विड अमोनिया में, तो बेंजाइन बनता है इन प्रोसेस, ठीक है ना, इन प्रोसेस। ये प्रोसेस में है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, नॉट फाइनल प्रोडक्ट। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट रिएक्शन, इट इज नॉट कंप्लीट रिएक्शन। कहीं आप कंप्लीट रिएक्शन समझिए, इसको कहीं भी चिपका दो, ऐसे नहीं है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ये तो सिर्फ एक हमारा इंटरमीडिएट है जिसको हम शो कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि कहाँ से आया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं कि इस बेंजाइन में जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसकी क्या नेचर है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि उसकी नेचर क्या होती है और कहाँ से आया है हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड। देखो आप मुझसे ये कहोगे कि मैम मैं आपसे अभी ये क्वेश्चन करूँ कि बच्चों मुझे ये बताओ इस बेंजाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक। बताओ जरा गिन के बताओ, कितने सिग्मा और कितने पाई। आप क्या कहोगे, मैम सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है, पाई 1 2 3 4 पाई है। मैं कहूँगी ये तो सही है लेकिन ये रॉन्ग है। 6 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड दैट इज नॉर्मल, और ये वाला जो बॉन्ड है इट इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है भाई। ये होता क्या है, ध्यान से देखो हो क्या रहा है इसमें। जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जब मैंने यहाँ से ब्रोमीन निकाली तो ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड था एक टूटा, ब्रोमीन और हाइड्रोजन ये दोनों निकले, बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये तो ब्रोमीन Br- निकला, ये H+ निकला, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल लिया, बल्कि इसका भी लेके निकल लिया, ठीक। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब समझो उसको ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर आप ये कहोगे कि मैम पाई बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं होता, रैपिड ऑसिलेशन होता है।
रैपिड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का रैपिड ऑसिलेशन, ये कभी इधर जा रहा है, ये कभी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं, रैपिड ऑसिलेशन इस तरह से, ढाई ढूं ढाई ढूं ढाई ढूं ढाई। इसलिए ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर हुई बात कि नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रैपिड ऑसिलेशन हो रहा है। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इसको लिख के रख लो। इट इज एन रैपिड ऑसिलेशन है, नॉट नॉर्मल पाई बॉन्ड। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, नॉट नॉर्मल पाई बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग से नहीं बन रहा है। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में? ठीक, तो ये हो गया मेन चीज। अब इसमें क्या चीज है, अब ये मेन चीज और है, चूंकि ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए वीक है, वीक बॉन्ड। एक पॉइंट क्या निकल कर आया, दैट इज वीक बॉन्ड, क्योंकि नॉर्मल नहीं है इसलिए ये वीक बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात? ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, इसमें नो रेजोनेंस। अब जो मुझे याद आते जा रहे हैं पॉइंट वो लिखते जाओ। इसमें क्या है, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस की फिनोमिना इन्वॉल्व नहीं हो सकती इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है। मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस कहाँ से क्रिएट होता है, कॉन्जुगेशन से क्रिएट होता है। कॉन्जुगेशन कब आता है, जब पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ यानी कि पॉजिटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो किसी भी फ्री रेडिकल के साथ। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन का रैपिड ऑसिलेशन हो रहा हो उसके साथ तो कॉन्जुगेशन नहीं कहना ऐसा कुछ। तो ये चीज़ एक अलग है। देखो केमिस्ट्री में कोई ना कोई एक्सेप्शन चीज़ें आती रहती हैं, कोई ना कोई नई नई फिनोमिना होती रहती है। और ये सब कहाँ से पता लगता है इन सबको, साइंटिस्ट को कहाँ से आता है, अपने आप दिमाग से ना बचता है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये सब डिस्कवरीज होती हैं कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या फिनोमिना हो रही है, वो देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसकी पूरी स्ट्रक्चर को जानते हैं, तभी कोई भी बात पूरे प्रूफ के साथ उसको बुक्स में लिखा जाता है। ठीक है, जो हम सब पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यही चीज़ है। ठीक है, इसमें हम रेजोनेंस का फिनोमिना इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात, आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट नाइट्रीन एंड बेंजाइन। बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ आप याद रखिए। क्वेश्चन आएगा, इस पर कोई रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ छोटी सी चीज़ पूछ ली जाएगी। जैसे बेंजाइन का जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, नॉर्मल बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, क्या रेजोनेंस इन्वॉल्व करता है, क्या ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या जवाब दोगे? तो अगर आपको ये बात पता होगी तो आप आसानी से इसको जवाब दे दोगे। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉन्ड? इट इज अ नॉर्मल पाई बॉन्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मल पाई बॉन्ड। जो सही है आप उसको टिक करते जाइए, जो गलत है आप उसको गलत करते जाइए। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ नॉर्मल पाई बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज अ वीक बॉन्ड, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन। बताइए, 4 ऑप्शन है और फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब आप बताओ कौन से? शुरू के 2 फॉल्स है, बाद के 2 ट्रू है। क्लियर हो गई बात? चाहे पॉज करके इसको नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने अभी बनाया था आपको कि किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गई बेंजाइन, समझ में आ गया? नाइट्रीन हो गई आपकी, बेंजाइन हो गई। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है जीओसी में, वो है आपका एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, सबसे पावरफुल चीज़। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे अपने PYQs और उन PYQs में हम हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।